ये बारे हम लोग को फुलवाड़ी दी तो सभी टीम के लोग बैठ के जो बात किए और फिर जो बातें लिखे वो हम आप लोग को बता दें। आप लोगों को हंस हंस के बताएंगे, है ना? पहला हम लोगों ने ये पहला पॉइंट है कि परंपरागत जो व्यवस्था है जिसको हम स्वशासन व्यवस्था करते हैं उसके जो भी प्रतिनिधि जो 5 प्रतिनिधि के रूप में जो बताया गया था उन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको प्रशिक्षित नहीं करेंगे वो खुद ही अपने अधिकार नहीं जानते हैं तो ऐसे में ग्राम सभा को कैसे मजबूत करेंगे, तो उसको प्रशिक्षण देना जरूरी है। दूसरा है कि ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए अभियान हमें चलाकर और लोगों के बीच में लोगों को भी जागरूक करना, प्रतिनिधियों को भी जागरूक करना ये जरूरी है, तो ये एक अभियान है। और तीसरा है कि ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें करवानी जरूरी है। अगर नियमित बैठक नहीं होगा तो फिर वो क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, इसीलिए नियमित बैठक जरूरी है। और ग्राम सभाओं के कार्यों में पारदर्शिता, कई बार इसी बात पर सारे झगड़े होते हैं, इसीलिए जब ये पारदर्शी ढंग से होगा तो लोगों को विश्वास होगा और आम आदमी को भी लगेगा कि हमने जो बात ग्राम सभा में रखा उस पर लोगों ने निर्णय लिया या उसकी बात सुनी जाती है और सारी चीजें बताई जाती है, तो उनको भी लगेगा नहीं कि अपना स्वशासन व्यवस्था है, इसमें हमारी भी बात सुनी जाती है, इसीलिए हम जाएंगे, तो लोग विश्वास करेंगे, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। असक्षम ग्राम प्रधान हैं उसके जगह पे पता नहीं कानूनी अड़चन क्या है, लेकिन ऐसा है कि आज जो परंपरागत जो स्वशासन व्यवस्था के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुंडा हो, पहाड़ हो, मांझी हो या अन्य हो, ऐसे लोगों का अभी के समय में ये मात्र काम रह गया है कि सिर्फ वो पूजा पाठ संपन्न करेंगे, बाकी जो गांव में विकास कार्यों के संबंधित या अन्य तमाम जो गतिविधियां हो रही है उस पर उनकी भागीदारी नहीं हो पाती है। उसमें उनका कई कारण है, जैसे वो अशिक्षित हैं या फिर वो असक्षम हैं, तो ऐसे में ग्राम सभा पूरे मिलकर और वैसे वरिष्ठ या पढ़े लिखे लोगों को उनके साथ में देना या फिर अगर बदले जाने की संवैधानिक व्यवस्था हो सके तो जो उचित लगे वो ग्राम सभा निर्णय करेगी, तो वैसे लोगों को लाना। ग्राम सभा को बिचौलियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बचाना बहुत जरूरी है और सामूहिक निर्णय को प्राथमिकता के आधार से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्राम सभा के लोग या उनके प्रतिनिधि के लोग अपनी स्वशासन व्यवस्था को नहीं समझेंगे और जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक वो लगेगा न कोई राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन इस ताकत को समझ लेंगे कि हम अपनी समस्याओं को नोट करके जगह तक हम पहुंचा के और उसको सॉल्व भी करा सकते हैं सामूहिक ताकत से, अगर ये जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन किसी राजनीतिक दलों के पीछे, प्रतिनिधियों के पीछे उसको घूमने की जरूरत नहीं होगी और उसको तो वो डंडा करेंगे। तो ये एहसास कराना कि भाई हम अपनी समस्याएं खुद ठीक कर सकते हैं, हम तमाम चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एकता, समझ और पारदर्शिता के साथ मिल बैठकर हमको सामूहिक निर्णय पर चलना पड़ेगा। ग्राम सभाओं के नियमों का बहुत लोग उल्लंघन करते हैं, कुछ ताकतवर लोग होते हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए आप अगर ग्राम सभाओं को एकजुट करके अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उसके देखा देखी दूसरा भी गलती करेगा और पता चलेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाएगी। और आपकी लाठी कितनी बड़ी है, कारपोरेटर और सरकार की लाठी बड़ी बड़ी है, तो जब आप ही एकजुट नहीं रहेंगे या अपने बीच के लोगों को कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में सरकार जो है और राजनीतिक दल जो है और कॉर्पोरेट है आपको तरह तरह से हर तरीके से लूटते रहेंगे। तो ये जरूरी है कि हम वैसे लोग जो आपके सामूहिक निर्णय के खिलाफ काम करते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ग्राम सभा को करनी चाहिए। आदिवासियों को आत्मगौरव बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए बढ़ाना पड़ेगा कि वो भूल चुके हैं कि वो आदिवासी इस भूखंड के मालिक थे और उनकी अपनी शासन व्यवस्था थी, और उसी शासन व्यवस्था को खत्म करके ये जो बाहरी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे ये लोग कमजोर हो रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आदिवासी अपनी इतिहास को समझे और अपनी भूमिका को समझे और अपना शासन व्यवस्था को जब समझ लेंगे तब उन्हें आत्मचेतना आएगा, गौरव होगा और अपनी चीजों को
मतलब अपनाएंगे। अभी तो ये हो गया है कि आदिवासी अपने चीजों को ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अपनी चीजों को नीच दृष्टि से देखते हैं और दूसरे वाला को ऊंच दृष्टि से देखते हैं। तो जब आप अपनी चीजों के प्रति आत्मसम्मान नहीं होगा तब तक आप अपनी चीजों को अपनाएंगे नहीं और दूसरे को अपनाते रहेंगे। तो ये जरूरी है कि हम अपनी चीजों को अपनाएं आत्मसम्मान से, मतलब आत्मसम्मान लाएं। ग्राम सभा के अंतर्गत योजनाओं में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं या गड़बड़ी होते हैं उस पर रोक लगाना जरूरी है। जैसे जो भी वहां पर योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं में लोग अक्सर टोका टोकी नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण भी ये रहता है कि गांव के ही एक आध आदमी को साथे रख लेता है ठेकेदार, या संभव हो कि अगर छोटा काम हो तो गांव के लोग ही रहते हैं और अगर बड़ा काम हो तो गांव के लोगों को साथ में रख लेते हैं। तो ऐसे में निगरानी समिति को मजबूत करना पड़ेगा और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें मिलकर उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि देखिए आपने नियम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इसको ठीक करिए, नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेन करेगा। जरूरत पड़ा तो उसके खिलाफ हम लोग को कंप्लेन भी करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो कोई भी गलत काम करता है उस पर मतलब सचेत होगा और गलत काम नहीं करेगा। ग्राम सभाओं की अपनी बैंक खाता खोलने, अगर ग्राम सभा की अपनी खाता नहीं रहेगा तो फिर वो और पारदर्शिता नहीं रहेगा तो ज्यादातर ग्राम सभाएं टूटती इसी चीजें में। अगर गलती से एकदम जोश आया और एकदम बना लिए लेकिन पता चला कि कुछ काम हुआ, उसके बाद पता चला उसके पास पैसा था, वो ऐसे उठा दिया, दूसरा चीज में खर्चा कर दिया। अब जब गांव वाला तय किया नहीं ये काम करना है तो बोला नहीं परसों दे देंगे, कल दे देंगे, खत्म हो गया, नाना मर गया है, जिंदा होगा तो पैसा देंगे। इससे लड़ाई झगड़ा होता है, अव्यवस्था होता है, टूट होता है। सीधी बात है कि ग्राम सभा की जब अपनी खाता होगी, आय व्यय होगा, जो भी खर्चा होगा निष्पादन करने के बाद सीधे खाते में जमा रहेगा। फिर ग्राम सभा के जो संयुक्त खाते में जो लोग रहेंगे सबकी सहमति से तय होगी और वो प्रतिनिधि लोग जाएंगे और निकाल के और उचित जगह पे लगाएंगे। तो ये जब होगा, लेकिन आज बहुत ग्राम सभाओं में एक बैंक खाता है ही नहीं। आगे क्या है? ग्राम सभा के विभिन्न कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण, क्या है कि दस्तावेजीकरण होता ही नहीं है। क्या निर्णय लिए गए उस पर कुछ मनमानी ढंग से चलता है। तो जितने भी गांव के द्वारा जो कार्रवाई होती है सभी का दस्तावेजीकरण होना चाहिए। या हम लोग जो भी तमाम जो गांव के द्वारा जो कार्रवाई होती है सभी का दस्तावेजीकरण। ग्राम सभाओं में महिलाओं की आप देखिएगा कि बैठक में ज्यादातर फैसले पुरुष लेते हैं, तो अपनी चीजें तो याद रहता है लेकिन महिलाओं का हित के बात को ध्यान नहीं रहता है। तो जरूरी है कि जब ग्राम सभाओं में महिलाएं भी जाएंगी तो उनको जो प्रॉब्लम है वो भी ग्राम सभाओं के सामने रखेंगे और ऐसे में ग्राम सभा महिलाओं के समस्याओं पर भी ध्यान देगा। तो ये जरूरी है कि महिलाओं को भी भागीदारी ग्राम सभाओं में सुनिश्चित कराएंगे। सामुदायिक संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन, इसी पे अभी सब चर्चा हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी देश का विकास के लिए। उसी तरीके से अपने गांव के विकास के लिए भौतिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन आपका अहम मतलब कच्चा मटेरियल है और वो सभी के पास है, लेकिन इसका प्रबंधन हमारे हाथ में नहीं है, इसका संरक्षण भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को समझना, अभी जैसे अभी बताएं इस तरीके से जब हम समझ लेंगे तो इन्हीं संसाधनों से हम प्रबंधन करेंगे और सरकार को उचित रॉयल्टी देकर हम इससे रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। और रोजगार ही नहीं, कल तो किसी साथी ने कहा कि अगर हम इस चीज को समझ लें तो ग्राम सभा से ज्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता, अंबानी भी नहीं हो सकता है, इतने संसाधन आपके पास है। सवाल यह है कि भाई हम इस बात को समझे तो सही, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। तो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि गांव में जो संसाधन है उसके मालिक आप हैं। ठीक है कि जहां पैसा है वहां गौण खनिज या वन उपज के बारे में बातें आती है, लेकिन जहां नहीं है वहां के लोग असहाय महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि असहाय समझने की जरूरत नहीं है। 39 सेक्शन भी यही कहता है कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण दोनों समुदाय के अधीन है। और फिर जाके सी कहता है कि उसका प्रबंधन इस तरीके से हो जिसमें सामुदायिक हित का खिलाफ ना हो, शॉर्ट में कह देते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था चलना चाहिए जिसमें सबको फायदा हो। तो ये संसाधन हमारे पास है, लेकिन अभी मैडम जी ने कहा
कि सरकार इसको बेच रहा है या किसी कंपनी को दे रहा है, ये गलत है। मैं भी इसको गलत मानता हूं और मैं तो ये भी मानता हूं कि इन संसाधनों को मेरा, अगर मान ले कि ये कलम मेरा है या मेरे पास ये मोबाइल है, आप इसको बेच दे, ये गलत है या नहीं? गलत है ना? मेरा मोबाइल को आप बेच देंगे, ये गलत है। तो ये समुदाय की संपत्ति है, आज सरकार बेच रहा है। सरकार सिर्फ प्रबंधन कर सकता है, वो रॉयल्टी ले सकता है, वो प्रबंधन करने में सहयोग कर सकता है, लेकिन वो मेरी संपत्ति को वो कैसे बेच देगा? मेरा सवाल सीधा यहाँ। अरे ये जो बात है, इसमें लोग बहुत ढीला पड़ जाते हैं कि नहीं भाई, पैसा क्षेत्रों में तो है कि गौण खनिज पर अधिकार है, वहां तो लोग लड़ लेते हैं, लेकिन हम लोग असहाय हो जाते। मैं आप लोग को बता दूं कि हजारीबाग जिला के कनपुरा क्षेत्र से आता हूं और वहां 34-35 कंपनियों में से 1-2 जगह हारे, बाकी जगह हम लोग जीते। और इसी मुद्दे पर हम लोग जीते और आप लोग रोके कि नहीं, ये तुम्हारा बाप की संपत्ति नहीं है, ये हम मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, कई सारे हैं उसमें, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ग्राम सभाएं जिस दिन ये बात को समझ जाए तो सच में ग्राम सभाएं से ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता है। ग्राम सभाओं के विकास के लिए आवंटित राशि का उपयोग में ग्राम सभा की समितियों द्वारा प्रबंधन संचालन करना। होता क्या है कि पता नहीं, हमारे यहाँ तो ये है कि मुखिया के पास ही सारे पैसा आते हैं और उसकी उप समितियां बनती हैं, अध्यक्ष मुखिया होता है। लेकिन अगर ये काम ग्राम सभा, शायद 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों के नाम से खाता है और उनके द्वारा उन्हीं के खातों से सरकारी राशि का क्रियान्वयन विकास कार्यों में शायद होता है या नहीं, शायद हमें नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा और ऐसा होने का हम अनुशंसा भी करते हैं। ग्राम सभा के अंतर्गत उपलब्ध भौतिक संसाधनों को प्रबंधन कर स्वरोजगार पैदा करना। फिर वही बात आ गई कि अगर हम गांव के लोग जितने संसाधन उसको समझ ले तो हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। देखिए, हमारा गांव मजबूत कैसे होगा? जब हमारे पास इनकम आएगा। अगर हम गांव के लोग सारे संपत्ति या कुछ जाकर बाहर बेचते हैं और पैसा लेकर जब गांव में आते हैं तो हम गांव के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, मतलब हम मजबूत होते हैं। लेकिन जब हम सब जो कमाते हैं सब जाकर हम बेच आते हैं, वो बाजार से खरीद के लाते हैं और पैसा बाजार को देकर जाते हैं, तब हम कंगाल होते हैं। क्या? तो हमारे पास क्या क्या संसाधन है गांव में, उन संसाधनों को चिन्हित करें और फिर उसको प्रबंधन करें, बेचे और सरकार को जो रॉयल्टी देना पड़े वो दे और उससे हम कमाएं। तो अभी बड़े बड़े चीजों में तो रुकावट आपको लगेगा, लेकिन हम छोटे छोटे चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में महुआ बहुत ज्यादा होता है, तो जो महुआ का अभी सिर्फ दारू पीने में, टॉनिक चढ़ाने में लोग काम करते हैं, उसका बढ़िया काम किया जा सकता है। हाँ, उससे लड्डू बन सकता है, उसमें खाने के, और वो महुआ से आयरन टॉनिक वगैरह भी बनता है जो बहुत लोगों के जरूरत की पूरी हो सकती है। और वो जो डोरी का जो तेल है उससे हम तो कई जगह साबुन बनवाए भी हैं, तो बहुत आसानी से साबुन भी बन जाता है। और ग्राम सभा ये तय करे कि गांव में जो साबुन बन रहा है गांव के लोगों के द्वारा, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम बाहर से जो चीजें आ रहे हैं हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और गांव का पैसा गांव में ही रह जाएगा। और इस तरीके से गांव के लोगों को हम मजबूत कर सकते हैं, ग्राम सभा को मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक दो उदाहरण, जैसे हमने बालू पर काम किया कि बालू को जितने कुछ ठेकेदार लोग बाहर के लोग आते थे गाड़ी लेके उठा के ले जाते थे, हमने रोक दिया, बोला कोई नहीं ले जाएगा, ये ग्राम सभा की संपत्ति है। और गांव के लोग को कहा कि आप ही लोग इसको बेचना शुरू करो, गांव में उचित पैसा दो। तो 400-500 रुपया पर ट्रैक्टर में जमा करने लगा और हमने कहा कि 1.5-2 महीना में 3 लाख पैसा जमा। तो दुर्भाग्य ये है कि गांव में खर्चा करना चाहिए कहाँ और खर्चा कर देता है कहाँ। हमें रोजगार बढ़ाने के लिए, गांव के सभी लोगों को अमीर बनाने के लिए खर्चा करना चाहिए। तो जैसे बालू, आप सोचिए कि अगर एक ट्रैक्टर में 200 रुपया ही मिल रहा है और एक दिन में अगर 20 ट्रैक्टर ही चला जाए, तो आप सोचिए कि 20 दूनी कितना, 4000 हुआ, तो 30 दिन में कितना हुआ, 4×12 1,20,000। अब 1,20,000 आया, अगर उस टोला में अगर 100 घर भी है तो डिवाइड कर लीजिए कितना कितना हिस्सा होगा, सबके एक में दे दीजिए। तो भौतिक संसाधनों का सामूहिक प्रबंधन करके उसका आय को हम सामूहिक, मतलब समान वितरण करके भी हम सभी को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। ये आपकी संपत्ति है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये अगर करेंगे तो ग्राम सभाएं मजबूत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। देखना यह है कि आपके पास क्या है।
हमारे पास जो चीज़ें हैं, हो सकता है आपके पास दूसरा चीज़ हो, तीसरा चीज़ हो, लेकिन झारखंड में या फिर छोटा नागपुर का पठार तो पूरा प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। पूरे दुनिया में इससे बढ़िया और कोई पठार नहीं, इतना अमीर पठार है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। ग्राम प्रधान मांझी मुंडा पाहन महतो मानकी व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था के अधिकारों को प्रचार प्रसार करना। ये पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है इसमें बहुत सारे अधिकार है। आज ये चीजें गौण होती जा रही हैं। इसका कारण है कि नया नया संस्कृतियां जो है से और प्रचलन, मान्यताएं, पूजा पाठ, त्योहार, तो पूंजीवाद का युग है। उपभोक्तावादी संस्कृति में बाजार ही आपको प्रभावित इतना कर रहा है कि आप पारंपरिक चीजों को छोड़ रहे हैं, उसके मूल्यों को भी नहीं समझ रहे हैं और आप बाजार के हवा में उड़े जा रहे हैं। पूरा कंट्रोल कर लिया है कॉर्पोरेट ने। तो ऐसे में उनसे बचाकर अपने इस व्यवस्था को प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जैसे वो प्रचार प्रसार करते हैं वैसे आप भी करेंगे, तभी आप इसको बचा पाएंगे और फिर इसको आगे संपन्न करके उसको एक पहचान दिला पाएंगे। ग्राम सभा को स्वायत्त शासन हेतु जन चेतना फैलाना। पहली बात तो यह है कि यहाँ हम लिखे स्वायत्त शासन। ये हमने क्यों लिखा? कई साथी ने कहा ना कि ये अपने आप में एक गवर्नमेंट है, ये एक सरकार है, इसके पास कई सारी शक्तियां हैं, ये निर्णय ले सकता है, लेकिन ये अपनी शक्ति को जानता ही नहीं है। तो प्रचार प्रसार जब होगा और ये लोगों में लगेगा कि यहाँ से तो हम ही सरकार है ना, दिल्ली मुंबई में होगी तुम्हारी सरकार, लेकिन यहाँ के तो हम सरकार है और हम ही चलाएंगे ग्राम सरकार। जब ये चेतना जागेगी तब हम अपनी समस्याएं खुद दूर कर लेंगे। जरूरत नहीं होगा कि कोई नेता के पीछे हम जाकर चप्पल घिसते रहे, उसके पीछे पीछे गिड़गिड़ाते चले। जिस दिन आप जाग जाएंगे वो आपके पीछे आएगा और बोलेगा, हे गांव के लोग, आपका क्या दिक्कत है, हम दूर कर देंगे वोटवा, लेकिन हमको देना भाई। वो उल्टी आएगा। लेकिन अभी आप जिक्र, नेताजी तेरी मेरा ये काम करा दीजिए, नेताजी आपको तेरी सलामी ठोकते, नेताजी मेरा ये काम करा दीजिए। ये दुर्गति आपको नहीं होगी अगर आप अपने स्वशासन की जो व्यवस्था का जो प्रावधान है संविधान में, आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी। हमें इस बातों को समझना चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए। विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के बीच समन्वय बनाए रखना और ज्यादातर मामले ग्राम सभा में ही निष्पादित करना। इसका मतलब यह है कि जो प्रशासनिक जितने भी ढांचे हैं उसके साथ समन्वय हमको बनाना है। और गांव में जो फिजूल के बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं और छोटे छोटे मामले कुछ शर्ती लोगों के कारण थाना में पड़ा रहता है, कोर्ट में चला जाता है, घिसते पीटते रहता है और एक वकील उसको लड़ाने के लिए कोई दलील देता है, फिर उसका वाला वैसे देता है और सोचता है कि जितना दिन चलेगा केस मेरा कमाई उतना बढ़ेगा। अब पुलिस भी सोचता है कि मेरे पास आए ताकि उसको अधिक करेंगे और बोलेंगे देखो उससे फिर वसूली करेगा। तो ये सारे चीज सेटलमेंट करेगा। ये सारे चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि हम ग्राम सभा को प्रशासनिक ढांचा के तौर पे खड़ा करें और मजबूती से हम गांव के जो छोटे मोटे समस्याएं, ज्यादातर समस्या को हम गांव में बैठ के ही सुलझा सकते हैं। बताइए, गांव से बढ़िया, गांव के लोगों से बढ़िया कोई दूसरा कोई दरोगा जानेगा कि भाई गलती का बोलता है कि वो बोलता है, गलती किसका है? एकदम ग्रास रूट लेवल में कौन जान सकता है? गांव के लोग ही तो जानेंगे और लड़ाई का कारण भी जानेंगे और निवारण भी कर देंगे। और अगर ये हो जाएगा प्रशासनिक ढांचा के रूप में, अगर ग्राम सभा अपने आप को सशक्त कर ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% मामले थाना नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। तो गांव को ही अपने कोर्ट बना देना है। पेशा कानून स्वशासन व्यवस्था के संपूर्ण अधिकारों को पूर्णतः लागू करने हेतु ज्ञापन देना। एक साथी ने कहा था ना कि पंचायती राज अधिनियम 2001 में आया, वो लागू हो गया, लेकिन पेशा कानून 1996 से ही लागू कर दिया गया है वहां से, लेकिन यहाँ आज तक झारखंड में इसको क्रियान्वित नहीं किया गया, इसके लेके रूल्स नहीं बने। तो ये हम लोग मांग करेंगे और उचित मंचों पर कहेंगे कि भाई इसको लागू किया जाए। विभिन्न धर्मावलंबियों, पर्व त्योहारों, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण संवर्धन, मतलब तमाम तरह के जो पूजा पाठ, पर्व त्योहार, सबकी अपनी अपनी जो विश्वास है, अपनी अपनी उपासना है, उसको संरक्षित करना और फिर सामाजिक समरसता बनाए रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहना और गांव में सबकी अपनी अपनी है, सबको हम समान करना और मिलजुल कर रहना, उसको
एकता और प्रेम का और अच्छा संदेश का रूप में हम समाज में उसको स्थापित कर सकें। ग्राम सभा द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यक्रम करना, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग यही सोचते रहते हैं ग्राम सभाएं के लोग कि नहीं अबरी फलना पार्टी को बदल देंगे तो वो अच्छा काम कर देगा, वो मेरे पहुंच का है। एक ही पॉइंट है बस है। तो गांव के लोग अगर हम मिल बैठ कर देख लें और जो उप समितियां हैं उसको ठीक करें, और अगर शिक्षा से संबंधित कोई गड़बड़ी आए तो ग्राम सभा निर्णय ले और उस उप समिति में जो जिम्मेवार लोग हैं उस पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे कि देखो ये गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करो, और अगले बार से हुआ तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी जितने भी ग्राम सभा के अंदर जो जो योजनाएं एकदम कंटिन्यू चलता है, जैसे आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, अन्य मनरेगा के काम हो, तमाम चीजों सभी को महीना में एक दिन बैठाइए और सबसे पोस्टमार्टम करिए, हिसाब कीजिए भाई आपने क्या किया, क्या क्या गड़बड़ किया, क्यों किया, आप मास्टर साहब फला दिन अनुपस्थित क्यों थे, उसका कारण बताइए, है ना। और अगला दिन से ऐसा होगा क्या, गलती करे तो उसको उठक बैठक भी लगवाइए, है ना। तो जिस दिन उसको जवाबदेह बना दीजिएगा कि आप नौकर हो और हमारे काम करने के लिए और हम मालिक है और हम स्वशासन व्यवस्था के हम प्रशासनिक इकाई हैं, तो मेरी बात आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम जाकर डीसी से कहेंगे क्यों ना आपकी नौकरी छीन ली जाए। जब ये डर ग्राम सभा के लोग सभी अधिकारियों को दिखा देंगे, उस दिन डॉक्टर भी जी हुजूरी करेगा और डेली आकर दफ्तर में उपस्थित रहेगा, और अगर नहीं आ पाया तो बोलेगा कि देखिए मेरा नाना मर गया था, हम नहीं आ पाए भाई माफ करता। ये उसको करना पड़े क्या, इस लेवल पे हम ग्राम सभा को खड़ा कर सकते हैं क्या। और जिस दिन खड़ा कर दिए उस दिन सही मायने में अधिकारियों को एहसास हो जाएगा कि हम नौकर हैं, अभी अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। ऐसे उस दिन भारत आजाद होगा। उस दिन भारत सही मायने में आजाद होगा। गांधी जी को जब कहा गया था कि देश आजाद हो गया तो आप क्यों गांव-गांव घूम रहे हैं, तो उसने कहा कि अगर मुंबई में रोशनी आ गई या मुंबई वालों को खाना मिल गया और अगर आप भूखे हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि आपके लिए भी देश आजाद हो गया, या सूर्य वहां उगा और आपके यहाँ उगा ही नहीं तो क्या आप ये मानेंगे कि आपके यहाँ भी दिन हो गया। तो आजाद हुआ है देश बड़े बड़े मतलब राजनीतिक पार्टियों के लिए, बड़े बड़े अफसरों के लिए, लेकिन गांव के लोग आज भी गुलाम हैं। और जिस दिन अभी उन्होंने कहा कि जिस दिन गांव ये चीजें समझ लेगा और अपनी शासन करने खुद समझ जाएगा और अपनी समस्याओं का निराकरण बैठकर करना जिस दिन सीख ले, उस दिन गांव सही मायने में आजाद होगा। अभी गांव आजाद नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। और बाकी कई सारे चीजें हैं इंप्लीमेंट करके गांव को ठीक करने का, हमसे कुछ छूट गया है, मेरे साथी लोग हैं, लोग बताएंगे। मैं इतनी बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हमारे यहाँ 21 बिंदुओं पर हमने भारत को कैसे दोबारा आज़ाद पूर्णतः करना है हमने तय कर लिया है झारखंड वालों ने, लेकिन इस आज़ादी को बनाए रखना है, इसलिए अपने स्वशासन का लगभग साल हम लोगों को स्वमूल्यांकन करते रहना है। इस चीज़ को हम लोग को जोड़ना है ताकि यह आज़ादी बनाए रखा जा सके। पहला कदम हो गया। कुछ छूट गया दादा तो बोलिए। हम लोग का शिकायत है कि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई आप प्रश्न, कुछ बात करेंगे तो? कोई कमेंट, कोई प्रश्न? हाँ, कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। हम लोग कल्पना कर रहे थे किसी तरह का छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा के लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके बैंक खाता में जो कैसे खोला जाता है और कैसे किया जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ में बैंक खाता खोलते ही नहीं, मतलब ग्राम सभा ग्राम सभा देखिए, 5वीं अनुसूची